नमस्ते, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीरो लाइफ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश यादव। He's a sportsman and he's a lawyer also. I mean, he's not practicing, but he's done his doctorate in law. और ये 2017-2018 अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं शूटिंग के लिए नेशनल लेवल. He has won silver medal 1995 taekwondo in international South Korea. Or what is he doing in our program? Talking about spirituality, of course. So चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि how does this all connects to the spiritual subject. आइए स्वागत करते हैं. स्वागत है आपका. थैंक यू अभी, थैंक यू वेरी मच. आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव यू कि आज पहली बार हम हमारे शो पे स्पिरिचुअलिटी के साथ और भी टॉपिक्स है, जैसे कि आर्चरी क्या शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव अ स्पोर्ट्समैन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी टुडे. फर्स्ट तो मनीष जी, आपकी ना लाइक एज यू आप स्पोर्ट्स के साथ बहुत जुड़े हुए हो काफ़ी सालों से. ठीक है, वहाँ से फिर आपकी ओशो के साथ जर्नी शुरू होती है. ठीक है, एंड यू हैव बीन विद ओशो लाइक अभी तो काफ़ी साल हो गए होंगे. आप हाउ मेनी इयर्स? 2012 you have been practicing his meditation. So how did Osho happen? यहाँ से शुरू करते हैं. How did Osho happen to you? ओशो के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है. ओशो जैसे ही आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ हैमरिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, हैमरिंग एज इन आपकी धारणाओं को लेके, आपके अंधविश्वासों को लेके, आपके थॉट प्रोसेस को लेके, आपके लाइफ को लेके कुछ एक मेजर चेंज आता है. और ओशो के बहुत डायमेंशंस हैं. ओशो के बारे में तो बहुत बोला जा सकता है, लेकिन बड़ा एक ओशो के बारे में एक हम सिंपल वर्ड्स में मुझे एक आशुतोष राणा जी की एक लाइन याद आती है जी. वो बोलते हैं कि ओशो ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, एक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए और आज एक विचार के रूप में जाने जाते हैं. तो ओशो की यात्रा एक व्यक्ति से एक विचार तक की है. तो वो एक विचार तक में, और वो सभी के लिए अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरीके से सब लोगों के काम आते हैं. तो मेरी लाइफ में भी बड़ा चेंज आया ओशो के आने के बाद, बड़ी बैलेंस आया लाइफ में. So somebody मतलब आपका इंट्रोडक्शन ओशो के साथ किताबों से हुआ है कि कोई मतलब? शुरुआत किताबों से हुई. शुरुआत किताबों से हुई है. ओके, एंड देन यू स्टार्टेड. हाँ, फिर आश्रम जाना हुआ, फिर मेडिटेशंस इंट्रोड्यूस हुए, फिर अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले वहाँ पर. ओके, अच्छी लाइफ को एक डायरेक्शन मिली, एनर्जी बैलेंस कर पाए. ओके, सो आपके स्पोर्ट्स को कैसे सपोर्ट किया है ओशो ने? एक्चुअली स्पोर्ट्स मैंने खेलना बंद कर दिया था जब मैं ओशो में गया, उससे पहले. अच्छा. लेकिन वापस जब हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया और चीज़ें, तो जब आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं उसका कोई यूज़ होना चाहिए पॉजिटिव. तो मेरे मेंटर्स को लगा कि मैं वापस स्पोर्ट्स खेलूं. ओके. और मैंने वापस स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया और उसके मुझे बड़े बेनिफिट्स मिले. मेरे जो टूर्नामेंट्स थे वो बड़ी जल्दी जल्दी क्वालिफाई होने लगे. तो बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है मेडिटेशन, और उसका रिजल्ट मुझे स्पोर्ट्स में दिखा. तो जब आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, जब आपके थॉट्स, जब आपके लाइफस्टाइल पॉजिटिव होता है, तो उसको एक डायरेक्शन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे मेंटर्स को लगा कि मेरी एनर्जी को डायरेक्शन देने का सबसे अच्छा माध्यम स्पोर्ट्स हो सकता है. तो स्पोर्ट्स फिर तो दोबारा. एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जो हम पहले एक बार बात हुई होगी हमारी शायद. वो एक किस्सा इन द सेंस एक कि आपने डायनामिक किया था जी. कोई पर्टिकुलर नेशनल के लिए जा रहे थे, अपने नेशनल के लिए इवेंट था. तो उसके बारे में बताइए. लाइक वो एक्चुअली हमारा नेशनल का कैंप लगा हुआ था और मुझे स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई थी कुछ. ओके. और शूटिंग थोड़ा ऐसा गेम है जो मेंटली आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाता है कभी. जी. तो मैं डिस्कस कर रहा था अपने मेडिटेशन टीचर्स के साथ. तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कैंप छोड़ और 21 डेज का डायनेमिक कर ले. जी. तो मैंने उनको बोला जी मेरा कैंप लगा हुआ है, क्रूशियल टाइम है, अगर मैं इस टाइम प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगा. तो उन्होंने कहा था कि वैसे ही तुझे इंजरी है, तेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो होना तो कुछ नहीं है, तू हमारे कहने से मेडिटेशन डायनेमिक ट्राई कर. मैं पुणे गया कैंप छोड़ के, 21 डेज डायनेमिक किया और मेरा ब्रीदिंग का और मेरी बॉडी में बैलेंस हुआ कि मेरी इंजरी हील हो गई. और उस टूर्नामेंट में मेरे कोच हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, और मैंने उनसे ऊपर स्कोर कर लिया था नेशनल में. वाओ. तो मेडिटेशन का इतना आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है अगर आप रिलीजियसली उसको सीरियसली करें तो. ओके.
और एक चीज़ है लाइक लोग कहते हैं लाइक अभी रिसेंटली मैंने किसी से सुना लाइक पीपल अभी भी इट्स बीन इयर्स एंड डेकेड विद ओशो लाइक वर्ल्ड हैज़ बीन बट फिर भी बहुत सारे मिथ है कोई आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समबडी अनदर यू नो जो कि कोई और चीज़ प्रैक्टिस करते हैं और उनको ओशो के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो उन्होंने एक बात बताई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एंड यू वुड पुट अ लाइट ऑन टू इट दैट शी सेड टू मी दैट यू नो सारे दुखी लोग ही पाए जाते हैं वहाँ पे ऑल पीपल हु हैज ट्रॉमास एंड पीपल आर सैड दे लैंड अप इन ओशो आश्रम्स व्हाई डू पीपल से दैट व्हाई ये बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि वहाँ पे ऑल ब्रोकन पीपल आर इन द आश्रम ओके या तो ट्रॉमा कम विद अ ट्रेट ओके कि या तो people get them into ease and where all the addictions came or they feel that they are not worthy, they are not needed anymore. एब्सोल्युटली तो वहाँ से क्या होता है कि वो आदमी अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए दे हाइड देयर इमोशंस एंड दे आर ओवरवेलमिंग एंड दे डोंट शो देयर हेल्दी एंगर if someone crosses the boundary. हेल्दी एंगर Right, if someone crosses your boundary, यस you never say no to anyone. You become a public pleasing person. ओके आप ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, अपने आप को परफॉर्म करने लगते हैं, ओवर वर्क करने लगते हैं और उसका सारा इम्पैक्ट आता है हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी के ऊपर, जी हमारी मेंटल बॉडी के ऊपर। और आज WHO कह रहा है कि 65% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक, हमारे ब्रेन की खुद क्रिएट की हुई। यस तो जो ओवर वर्क करते हैं, पब्लिक प्लीजिंग है, वो इतनी प्रॉब्लम्स अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं जी और जिसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से हैं या हेरिडेटरी हैं, लेकिन वो खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रॉमा है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को किस तरीके से आप लोगों ने चेंज कर लिया, जी आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। जी ट्रॉमा से डील करने में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक थॉट्स की बहुत क्लैरिटी आती है, ओके आपको पता चलता है कि आपको कैसे हेल्प करना है अपने आप, आपको किसी आउटर पर्सन की ज़रूरत नहीं, वरना वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है दोबारा किसी आदमी के बाद। आप रिपीटेडली कुछ भी छोटी प्रॉब्लम होती है तो आप उनके पास जाने लगते हैं, आप बाहर से हेल्प सीख करने लगते हैं बेसिकली। या जैसे कि हम थेरेपी में जाते हैं तो जा ही जा रहे हैं वही एक Right. सर्कल बन जाता है। राइट तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योगा करते हैं तो आप अपने आप को हील करना सीखते हैं, जी अपने आप को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं बिना किसी की हेल्प के। आप अपनी पर्सनैलिटी को जानते हैं, अपने ट्रेट्स को पहचानना शुरू करते हैं और उस हिसाब से डील, तो ये बहुत हेल्प करता है लोगों को। तो ओशो ने इस चीज़ में बड़ा हेल्प किया लोगों को, ओशो की बातों ने, ओशो की थेरेपीज़ ने, ओशो के मेडिटेशंस ने लोगों को बड़ा हेल्प, और मुझे खुद हेल्प मिला है, जी जानता हूँ इन चीज़ों को। सो अगेन like people are struggling with spirituality आजकल everybody is in spirituality okay it has become a fashion you know people talking about और कि मैं तो बहुत spiritual हूँ और spiritual practices कर रही हूँ so honestly like how many people मतलब ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं वो बैलेंस, ठीक है मतलब आज चलो हम लोग आश्रम चले गए, 4 दिन का रिट्रीट कर लिया हमने, वापस आए फिर से उसी यू नो जद्दोजहद जो है स्ट्रगल लाइफ में उसी में फिर से भूल जाते हैं कि वो प्रैक्टिसेस भूल जाते हैं, वही छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। सो हाउ वुड यू सजेस्ट लाइक हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ और मे बी सेइंग द अदर पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगेन, ये आप कैसे बैलेंस करके रखते हो? मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। मेडिटेशन का पर्पज़ ही बैलेंस करना है। जी देखिए फेलियर तो फेलियर है, जो संसार में फेल हो जाएगा वो आध्यात्म में भी फेल हो जाएगा, और हमेशा चीज़ें 2 वे होती हैं, 1 वे नहीं होती। जी तो जब आदमी अपने आप को हेल्प करना चाहता है तो वो मेडिटेशन करेगा। एक दर्शन होता है, एक प्रदर्शन होता है। तो लोग आजकल दर्शन के ऊपर कम ध्यान देके प्रदर्शन के ऊपर ज़्यादा वो सोशल मीडिया और ये इस तरीके की पोस्ट डालते हैं कि भाई हम इस तरीके के लोग हैं, हम ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली कर नहीं रहे होते। 2 वे होती हैं चीज़ें। हेल्प भी आपको तब कोई कर पाएगा जब आप खुद हेल्प चाह रहे हैं, अपने आप के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए सूरज ही काफ़ी नहीं होता रोशनी दिखाने के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं अंधेरा मिटाने के लिए। वाह बहुत खूब है ये तो
और घर और आपका घर एक ऐसी चीज़ है बॉबी, जो मैं मानता हूँ कि जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, आपकी बेसिक शुरुआत होती है, आपकी कंडीशनिंग होती है। अब उस चीज़ को बैलेंस करना, उस चीज़ को ठीक रखना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। आदमी पूरी दुनिया में भागता है, हम्म पूरी दुनिया से लड़ता है, थक कर अपने घर आता है। लेकिन जो इंसान अपने घर से ही थक जाता है, फिर उसकी थकान कहीं और मिट नहीं सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका घर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी, सब चीज़ें बैलेंस हो, फिर आप बाहर सब चीज़ें बैलेंस करते चले जाते हैं। ओके तो ओशो ने तो वर्क एंड मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट रखा और ये करा कि आप संसार में रह के कैसे आध्यात्मिक रह सकते हैं। तो इस पर्पज़ ही मेडिटेशन का तो सारा वो था। आप कहीं से भाग के क्या अचीव कर लेंगे? आप वहाँ से भी भाग जाएंगे, फिर आप कहीं और से भी भाग जाएंगे, तो फिर बिल्कुल। अचीव कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हो, मतलब मैं अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन दैट पीपल गो फॉर रिट्रीट और फिर वो आते हैं और वो ध्यान करना भूल जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर आप ध्यान छोड़ रहे हो तो आप ध्यान नहीं, अगेन आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। ध्यान को छोड़ना नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ रहकर आपको ध्यान करना है। ऐसा नहीं है, वहाँ आपको एक माहौल मिलता है आश्रम में, जहाँ देखिए बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ आदमी को बहुत खुल के हंसने और रोने का एक माहौल मिलता है, जहाँ उसको हंसते टाइम खुल के और रोते टाइम कोई जज नहीं कर रहा। तो वहाँ क्या होता है कि आपकी हीलिंग होती है बहुत, और वहाँ से आप चार्ज होके वापस आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के आप मिरेकल्स नहीं होते कोई, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरे 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 फिर अब वो आपकी कंडीशनिंग बनती है, वो आपका लाइफस्टाइल बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 24 आवर्स कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ आप चार्ज होके आ सकते हैं, अपना सारा अंदर का सप्रेस्ड इमोशन निकाल के आ सकते हैं, जी और वहाँ से आप थोड़ा बैलेंस होकर रहिए और बाकी चीज़ों को फिर वापस आके बैलेंस कीजिए। ओके, मतलब अगर आपने ध्यान छोड़ा तो अगेन बिकॉज जैसा आप बता रहे हो कि रोना हंसना सब कुछ वहाँ पे एक नॉन जजमेंटल एरिया में आप करते हो, स्पेस पे करते हो, तो आपकी हीलिंग ज़्यादा होती है। सो यू टॉकिंग अबाउट द कथार्थिक मेडिटेशन दैट वी टॉक, ओशो जो कथार्थिक मेडिटेशन करते हैं। अब कथार्थिक मेडिटेशन तुम घर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? हाँ, तो उसके लिए जाना ही पड़ेगा, मतलब किसी को अगर मेथड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जी और आप बंद कमरे में कर सकते हैं अपने आप को। म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड कर लीजिए अगर आपको कभी लगे तो, खाली टाइम मिले तो कर लीजिए। और मैं समझता हूँ फिर भी वहाँ से आदमी इतना चार्ज होकर आता है कि चीज़ें अपने बैलेंस कर लेता है। इमोशन को बैलेंस करना, मन को नियंत्रण करना, तो आप बता रहे हो कि आश्रम जाना ही पड़ेगा, ऐसा है, चार्ज होने के लिए, देखिए शुरुआत के लिए? देखिए अब एजुकेशन लेने के लिए स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा या होम एजुकेशन ले लें या क्या करें, वो तो डिपेंड करता है। और हर आदमी का स्तर अलग होता है, हर आदमी को बुद्धि का स्तर भी अलग होता है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा जाना पड़ता है और कुछ लोगों को बहुत कम जाके भी काम उनका चल जाता है। ओके डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के ज़्यादा ट्रॉमास हैं, किसी की ज़्यादा कंडीशनिंग ख़राब है, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले, थोड़ा बेटर जब फील करे तो वापस आ जाए। ओके, दैट वे। तो जैसे कि आपने लॉ की पढ़ाई भी की हुई है, एकदम ऑल ऑफ द सडन आई एम जंपिंग इनटू अ डिफरेंट टॉपिक। सो हैव यू प्रैक्टिस लॉ और हाउ लाइक योर डॉक्टरेट इन लॉज, हैव यू प्रैक्टिस लॉ और आई प्रैक्टिस्ड फॉर 2 years। ओके देन दादाजी लॉयर थे, जी चाचा जी लॉयर थे, आई एम 3rd जनरेशन। ओके तो दादाजी पास्ट अवे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद चाचा जी को कुछ रीजंस की वजह से लॉ छोड़ना पड़ा। तो फिर मेरा कोर्ट में बहुत मन नहीं लगा। अपनी एक सीट थी, अपनी एक प्रैक्टिस थी, तो सब चीज़ें ठीक चल रही थी। तो फिर मेरा स्पोर्ट्स में और इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेडिटेशन और एंड ऑल स्पिरिचुअलिज्म। तो मैंने फिर उसको परस्यू करना और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें। तो मैं बड़ा इजीली, मुझे कोई उसमें बहुत लॉ छोड़ने में? हाँ जी, कोई एक सपोर्टिव फैमिली थी, एक ओके, एजुकेटेड तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है लॉ जी छोड़ने नहीं। के लिए, जस्ट यू रैंडमली लॉस्ट इंटरेस्ट Right. इन लॉ? ओके, सो मनीष जी, मैं बात करना चाहूँगी, मतलब आपसे इसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट लेना चाहती हूँ कि हाउ टू, बिकॉज पर्सनली एज आई नो योर you know what struggles also you've been facing or goes through by every day. So the way you keep yourself composed, it's anything that you're controlling your mind with, or what it is, how does that work? Mind control or emotional control? देखिए, माइंड को कंट्रोल नहीं करना पड़ता बाबू। माइंड तो रॉ नॉलेज है, जी क्रिस्टल क्लियर है।
प्यास प्यास लगी, पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी। आग में कूदोगे जल जाओगे, छत से कूदोगे मर जाओगे। तो माइंड में प्रॉब्लम, माइंड नॉलेज है, रॉ नॉलेज है, ओके कंट्रोल करना पड़ता है मन को, जी इमोशंस को। आप दुनिया के सारे भजन, दुनिया के सारे कीर्तन, दुनिया के सारे मंत्र, सब चीज़ें सिर्फ मन को बैलेंस करने के लिए बनाए गए। सुख दुख सबसे ज़्यादा मन को इम्पैक्ट करता है, और वो मन कहीं होता भी नहीं है हमारी बॉडी में फिजिकली। True. तो सब चीज़ें डील, ये मन को अगर हमने डील कर लिया तो सब चीज़ें डील हो जाती हैं। और मन को बैलेंस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर योग और मेडिटेशन ये सब चीज़ें काम में और आती हैं। यही दुनिया स्ट्रगल कर रही है अभी। यही दुनिया स्ट्रगल कर रही है। मन को ही तो किसी ने थोड़ा सा बुरा कह दिया तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाएगा, और ज़्यादा बुरा कह दिया तो आदमी को सब तरीके की शरीर में बीमारियां लग जाएंगी। वो अलग आदमी दिख जाएगा आपको बहुत सारे लोगों में कि एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। वो सारा मन को ही तो इम्पैक्ट होता है सारा, जी ब्रेन को कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। ब्रेन के पास रॉ नॉलेज है। जहाँ स्पिरिचुअलिज्म खत्म हो जाता है वहाँ पर साइंस आ जाता है। जी ब्रेन इज साइंस, क्लियर। मन क्लियर नहीं है, मन को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, मन को साफ रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ योग आता है, यहाँ मेडिटेशन आता है, जो एक डिफरेंस को मिटाता है, जन्म मृत्यु के डिफरेंस को मिटाता है, जेंडर के डिफरेंस को मिटाता है, आत्मा परमात्मा के डिफरेंस को मिटाता है, हमारे और हमारे एग्जिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करता है। तो जो फालतू के क्वेश्चंस हैं वो गिरते हैं, फालतू की चीज़ें जो आपको इम्पैक्ट करती हैं, कम इम्पैक्ट करने से आपको कट करना आ जाता है कि कहाँ आपके इमोशंस की आप खुद चेन बना रहे हैं, उसको आप कहाँ कट कर दें। हम अपने Okay. थॉट्स में चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं कट और खुद एज को इन थोड़ा सा और डिटेल में कटिंग। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक को लेके हम अपने थॉट्स की एक चेन बना लेते हैं खाली बैठे बैठे, जी और हम खुद को परेशान कर लेते हैं, खुद एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो मेडिटेशन से और इन योगा से एक प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर उस थॉट्स की चेन को कट करना है जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ओके चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी लाइफ बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप मानते हो कि मन को कंट्रोल करना चाहिए? मन को कंट्रोल करना चाहिए और मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके देयर आर प्रैक्टिसेस। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि हमारी 30 साल की 25 साल की जो भी हमारी उम्र है उतनी हमारी कंडीशनिंग होती है। जी कंडीशनिंग, द फर्स्ट फाइट तो हमारी घर पे हमारी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग। आप 30 साल की आपकी घर की अलग कंडीशनिंग थी और 5 साल आप मेडिटेशन करके उससे उसको ख़त्म करना चाहो तो एकदम से नहीं होता। हाँ, वो conflict- जैसे ही आपके ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो आपको पता चलता है कि नहीं, आप तो हो वही जो आज से 30 साल पहले थे। लेकिन आपको एक चेंज जो आपके अंदर आता है, कोई नई चीज़ें सीखते हो, वो आपको हेल्प बहुत करती हैं। विद प्रैक्टिस चीज़ें चेंज होती हैं। आपका ईगो ख़त्म होता है। आपको लगता है कि मैं बहुत फालतू की चीज़ों में मेरी एनर्जी और मेरा टाइम और वेस्ट हो रहा है, तो आप उन चीज़ों से बच जाते हो कहीं। सो क्योंकि हम ओशो के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल हु आर नॉट रेड मच अबाउट ओशो, और कहते हैं ना कि थोड़ी सी पढ़ के गलत ज्ञान ही मिल जाता है इंसान को। अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। अधूरा, हाँ, बहुत खतरनाक होता है। सो पीपल हैव डिफरेंट बिलीव्स ऑन ओशो। बहुत ही स्कैंडलाइज करके रखा हुआ है ओशो का नाम बोलते ही कि हम, मतलब इफ समबडी इज सेइंग दैट आई एम फॉलोइंग ओशो, तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है जी, एकदम कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्कैंडलाइज किया गया है ओशो को, हाउ मच डू यू थिंक इट्स फेयर अकॉर्डिंग टू जो इंडियन थॉट प्रोसेस है और कंडीशनिंग है? जी। ठीक है, तो ओशो को समझना भी एक स्ट्रगल है, जैसे आपने शुरुआत में भी बोला। ठीक है, एंड हाउ, सो अगेन कमिंग बैक टू हाउ फेयर एंड हाउ ट्रू इट इज ऑफ द पीपल दैट इज जो स्कैंडलाइज किया हुआ है ओशो को अबाउट सेक्स के बारे में। सेक्स गुरु नाम दिया गया है, और ये नाम क्यों दिया गया है आपके नजरिया से, बताइए आप मुझे। नहीं, सेक्स गुरु नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे कंट्रोवर्शियल बात उनको, ओशो ने तो कोई टॉपिक छोड़ा नहीं मेरे हिसाब से दुनिया में। जी बिल्कुल। लेकिन जो सबने पकड़ा वो सेक्स को पकड़ा। और ओशो ने जो सेक्स के बारे में बोला है, ओशो ने ये बोला है कि सेक्स की जो एनर्जी होती है, वासना को रूपांतरण किया जा सकता है। जी। अगर वासना रूपांतरण हो जाए तो पत्नी भी माँ बन सकती है। लेकिन सब चीज़ों को, उसको हमने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए। आज हमारे बुक्स, हमारे स्कल्पचर्स, हमारा मीडिया, हमारी सब चीज़ें सेक्स सेंटर्ड हो गई और आदमी को सेक्स से दूर कर दिया गया।
एक टैबू बना दिया जी गया sex। बिल्कुल। उसको ओपन नहीं किया। और उस एनर्जी को के ऊपर बहुत एक अच्छी ओशो ने किताब ली है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि, कि उस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म। एनर्जी तो एक ही है शरीर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक होती है, फ्रिज में अगर जाएगी तो पानी को ठंडा करेगी, गीजर में जाएगी तो पानी को गर्म करेगी, तो बॉडी में भी सोर्स एक ही है एनर्जी का। अब आप उसको रूपांतरण कैसे करते हैं उसका, उसके ऊपर ओशो की सारी टॉक्स हैं, ओशो की सारी बातें हैं, लेकिन उसको लिया गया बहुत गलत तरीके से, जैसे और गलत तरीके से और चीज़ों को लिया गया है, सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। ओशो खुद भी बोलते हैं कि कोई बाहर के प्लेनेट का कोई आदमी अगर इस प्लेनेट पे आ जाए तो वो हमारी किताबें, हमारी मूर्तियाँ, हमारी सब चीज़ें देख के कहेगा कि ये प्लेनेट कितना कामुक है, कितना सेक्सुअल है, और हम इस टॉपिक पे खुल के बात भी नहीं कर सकते। हम अंदर से ऐसे हो गए, इतने हमारे बैरियर्स हैं, इतनी हमारी चीज़ें। तो जो ये सप्रेशन है, ये इतना ब्लास्ट हो गया कि आदमी एक्चुअली इतना कामुक हो चुका है अंदर से कि वो सुबह से लेके रात तक, चाहे मेल हो या फीमेल, वो इतने कामुक हो चुके हैं कि उनको सेक्स के अलावा चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही हैं, क्योंकि उनकी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, उसकी एनर्जी का वो कुछ खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सप्रेस किए हुए हैं, इसीलिए वो बात ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ों के बारे में। तो जब आप बात नहीं करोगे तो कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, कोई आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता। जी। और ये जो हमारा कंट्री है तो बहुत ही ज़्यादा डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि बहुत यंग, वर्ल्ड में सबसे यंग कंट्री है। और इंसान की एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो आदमी क्रिएट नहीं करेगा तो डिस्ट्रॉय करेगा, वो विध्वंस करेगा। जी। तो इस कंट्री में एटलीस्ट ओशो जैसे लोगों की, ओशो की टॉक्स की चीज़ों को एक ब्रॉड माइंडेड तरीके से अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। तो ओशो गलत नहीं है, लेकिन आप वाली बात है कि अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। तो और सेक्स के अलावा भी ओशो ने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर बोला नहीं है। तो आपने फेस किया है कभी, जैसे कि आप किसी के सामने कहते हो कि मैं, मतलब एक क्राउड में आपने कह दिया कि मैं ओशो फॉलो करता हूँ या ओशो को फॉलो करते हो? ओशो तो अपने आप में एक ब्रेवरी का सिंबल हो गया है आजकल सोसाइटी में। जो ये खुल के बोल सकता है कि मैं ओशो का डिसाइपल हूँ, कहीं ना कहीं ब्रेव है। वो कम से कम अपनी बात को सामने वाले को ये पता है कि अपनी बात को, अपने पॉइंट को एटलीस्ट वे स्ट्रांगली प्रेजेंट करेगा। जी। और वो कॉन्फिडेंस आता भी है ओशो को पढ़ के और ओशो को पढ़ने के बाद, ओशो की चीज़ों को समझने के बाद, कि फालतू की चीज़ों कि आपको खामखा किसी से इम्प्रेस नहीं होना लाइफ में। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को। शिक्षा का भी सारा पर्पज़ यही है। जी। विष्णु पुराण का 16 अध्याय कहता है, सा शिक्षा है विमुक्ते। शिक्षा तो वो है जो आपको मुक्त करती है। जी। तो ओशो की बात भी शिक्षा ही है, जो हमें मुक्त करती जो हमें मुक्त करती है अपनी धारणाओं से, अपने अंधविश्वास से, अपनी कंडीशनिंग से, जो हमें मुक्त करती है। शिक्षा का तो सारा पर्पस वो है। जी। सो as we are talking about sex, okay, मैं ऐसे कर रही हूँ because it's a taboo to talk in our country and many countries. सिर्फ मैं अपनी कंट्री के बारे में नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे कंट्री में भी टैबू है ओपनली सेक्स के बारे में बात करना. But I generally feel that as Kama Sutra was born here in India, ठीक है, and it's the same country that Kama Sutra is born, people are scared to talk about it. People have this fear कि हम जज हो जाएंगे, ठीक है, और सोसाइटी में जो हमने अपना इम्प्रेशन या जो प्रोजेक्शन है हमारा, और जिस तरह से हमने अपने आप को प्रोजेक्ट करके रखा है, पीपल आर गोइंग टू जज अस, ठीक है, और उनकी सोच हमारे लिए बदल जाएगी. इस वजह से पीपल आर सप्रेसिंग देमसेल्फ. और हाउ इज इट, ये जो सप्रेशन है जो मैं जिसके बारे में बात करी और जिसके बारे में ओशो ने भी बात करी है, ठीक है, सप्रेशन के बारे में, हाउ आज के वर्ल्ड में भी ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है. व्हाट से डू यू हैव ऑन इट? ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तो है ही वर्ल्ड वाइड. या और उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना पड़ेगा. जी. और सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है. जी. क्या होता है कि अभी हर एज में इंसान की अलग एनर्जी होती है. जी. और जब आदमी अपने 20s में होता है तो ये एनर्जी बहुत प्रगाढ़ अपने रूप में होती है. जी. और किसी भी चीज़ को अगर उसके सही वक्त पर इस्तेमाल ना करा जाए तो वो आपको परेशान भी करने लगती है, जो जिससे सब लोग डील कर रहे हैं. क्योंकि राइट एज में हम अगर राइट चीज़ों को नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको आगे जाके, आज आदमी 40s में, 50s में, 60s में भी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड
आपको दिखाई देता है। इसके रीजंस यही है कि जब उस एनर्जी को यूज़ करने का टाइम था तब वो उस एनर्जी को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। जी एनर्जी यूज़ नहीं हुई, आफ्टर 40-50 आपके शरीर में वो क्षमता नहीं रह गई, लेकिन इच्छाएं वहीं की वहीं हैं। तो अब वो इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं। चाइल्डहुड के टाइम एक चाइल्ड के ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आजकल स्मार्ट पेरेंटिंग हो रही है, स्कूल्स में भी सिखा रहे हैं कि आप Okay. अपने बच्चे को हक कीजिए, जी अपने बच्चे से बातें कीजिए। पहले हम अपनी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पेरेंट्स का टच बड़ा मिसिंग था। बिल्कुल जी फादर से तो आप बिल्कुल हम बात ही नहीं कर पाते थे, मदर का फिर भी कुछ टाइम तक होता था, और फीमेल चाइल्ड का मदर से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक एज के बाद मेल चाइल्ड का मदर से भी वो एक डिफरेंस आ जाता है। फिजिकल टच के बारे तो में फिजिकल बात टच करें। तो आजकल स्कूल में स्मार्ट पेरेंटिंग में सिखा रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चे को हग ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो एक जो नरिशमेंट आपको एक हगिंग से मिलता है, वो एक टच से मिलता है, जी वो बड़ा आपके इमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जी और वो मिस होता चला जाता है सिंस योर चाइल्ड एज, जी और वो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और बात जहाँ ये कामा सूत्रा की है, कामा सूत्रा एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है, सबको पढ़ना चाहिए जो पढ़ जी सके। और इसमें सिर्फ सेक्स की ही बात नहीं, सेक्सुअल पोजीशंस के तो उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। जी इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लिव ब्लिसफुली इन अ राइट मैनर। कैसे आप एक अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। जी उसमें आपको पेट्स के साथ, बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट भी करना कैसे करना है, अपने घर को कैसे रखना है, अपने बिस्तर को कैसे लगाना है, फ्रेग्रेंसेस का कैसे यूज़ करना है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल बजाना आता है, गाना गाना आता है, हर चीज़ के उसमें चैप्टर्स हैं। जी कैसे इंसान को एक इमोशन से निकल के दूसरे इमोशन से, या एक जगह से निकल के दूसरी जगह में 100% कैसे फिट होना है। जी अगर आप अपने बेडरूम में सारे दिन का बैगेज लेकर आ गए, ऑफिस का, सोसाइटी का, चीज़ों का, तो आप उसको भी रियून कर देंगे, वो भी चीज़ खराब हो जाती है। जी तो बाहर की चीज़ को बाहर छोड़ना और अंदर की चीज़ को अंदर रखना, ये चीज़ें हमको ये सिखाते हैं ये टेक्स्ट, जी कि आप किस तरीके से। और ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज के जो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, और हम इतने ग्लोबल हो गए हैं, और इतना हमको ग्लोबली एक्सपोजर आ गया है सब चीज़ों का। तो ये जो एक्स्ट्रा जो गार्बेज हमारे ब्रेन में रेगुलरली आ रहा है, आप डी लर्निंग कैसे करें, आप इन चीज़ों से डिटैच कैसे हो, आप कौन सी चीज़ को कहाँ तक किसके बैरियर्स रहें, ऑफिस को ऑफिस में रहने दें, घर को घर रहने दें, ये सब मिक्स होने से ये चीज़ें बड़ी गड़बड़ हुई हैं। जी आदमी फिजिकली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो जी जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, इन चीज़ों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जी और वो एज टू एज डिफरेंस करता है, मैच्योरिटी टू मैच्योरिटी डिफरेंस करता है। लेकिन चीज़ें अगर शुरू में फाउंडेशन ही ख़राब हो जाएगा तो आगे जाके चीज़ों का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। ओके तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ओके मतलब ओके ठीक है तो ये तो बहुत ही गंभीर बातों में आ गए हम बहुत ही बातें गंभीर। करते करते ओके सो the way you are calm composed we would like to know about your regular practice कि आप सुबह से like आपकी दिनचर्या या आपकी spiritual practice क्या होती रहती है देखिए, दिनचर्या बदलती रहती है, वो जी काम के हिसाब से, फैमिली कंडीशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए आपका, जी आपके थॉट्स होने चाहिए, आपकी खुद के लिए विटनेसिंग, अवेयरनेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंसान की ज़िंदगी में। इससे कुछ भी नहीं होता तो एक पेशेंस डेवलप हो जाता है। आदमी एक बहुत ज़्यादा पैनिक की कंडीशन में नहीं आता जब Okay. वक्त ख़राब होता है, और बहुत ज़्यादा खुशी में वो ड्राइव नहीं हो जाता 100% उसमें कि बह गया बिल्कुल एकदम भावनाओं में। एक बैलेंस आता है, एक पेशेंस आता है, और पेशेंस बहुत ज़्यादा आज की सोसाइटी में मिसिंग है। जी लोगों को बहुत जल्दी चीज़ों के रिजल्ट्स चाहिए, बिल्कुल एकदम से कि वो यहाँ से कुछ क्लिक हो जाए। इसी तरह आजकल के जो गवर्नमेंट्स हैं, आप ये देखेंगे, ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि भाई हम आपका 1 सेकंड में ट्रीटमेंट कर देंगे, आप तो हमारे पास आ जाइए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म आज से। वो होता नहीं है प्रैक्टिकली। बिल्कुल तो वो ओशो कहते भी हैं कि भाई अगर इंसान की जेब में 2 सिक्के होंगे, एक खोटा होगा और एक असली होगा, तो पहले किसको चलाएगा?
वो खोटे सिक्के को चलाएगा। चलाएगा। और वो जिसकी जेब में जाएगा फिर वो खोटे, तो ये खोटे सिक्के चलते चले जाते हैं और ऐसे ये बाबा चलते चले जाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते चले जाते हैं। जी और लोगों को लगता है कि भाई कोई ऐसा आ जाए अवतार जो हमारी प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में दूर कर दे, जी और अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। और पेशेंस आजकल के बच्चे बहुत लूज कर रहे हैं, बड़े ही इम्पेशेंट हो गए। बच्चों की तो बिल्कुल हम गलती नहीं बता सकते। और लाइफ में चीज़ों के लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत। वक्त बदलता है, कहते शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बहुत खूब। तो ये वेट करना पड़ता है चेंज के लिए कि भाई रात है तो दिन तो होगा, लेकिन पेशेंस इंपॉर्टेंट है। ओके तो आपकी प्रैक्टिस जो से मुझे पेशेंस मेरा डेवलप हुआ है, और मैं अब इमोशन मेरा कंट्रोल हुआ है। जी और तो आप रोज ध्यान करते हैं और पर्टिकुलर कोई मैं time कोशिश है? करता हूँ कि मैं रोज़ ध्यान करूँ। अच्छा आप कोशिश करते हैं जी, लेकिन मैं मैक्सिमम ध्यान करता ही हूँ। जी जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ मेरी प्रायोरिटी यही रहे। ध्यान आप शेयर करना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा ध्यान है जो आप करते हैं, कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन है? पर्टिकुलर जब मैं स्पोर्ट्स खेल रहा होता हूँ तो मैं नाद ब्रह्मा ज़्यादा करता हूँ, ओके और रेगुलरली मैं विपස්සना ज़्यादा, जो अच्छा। ओशो विपස්සना है, ओशो मैं विपස්සना। उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच मनीष जी। बहुत सारी हमने अलग अलग चीज़ों पे बात करी आज, और मन तो कर रहा है कि इसको कंटिन्यू रखें और इंडेफिनिट टाइम के लिए इसके बारे में बातें करें, बट ड्यू टू लेस टाइम probably we'll have you again and talk about things more again. थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी सारी चीज़ों से हमें एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, जिनके साथ हमने खूब सारी ओशो की बातें करी, ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड बहुत सारी चीज़ें बातें करी हमने। और या ही सजेस्टेड, आपने इंटरव्यू में देखा होगा या सुना होगा, अगर नहीं ध्यान से देखा है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, और द मेडिटेशंस दैट ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग एंड द बुक्स दैट ही सजेस्टेड, प्लीज़ गो थ्रू दैट और या एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।